सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष की कक्षा। ओके, सो माई सेल्फ दक्ष। आज की वीडियो हम जान रहे होंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, पूरे डिटेल में जानेंगे। और एट द एंड कुछ की पॉइंट्स बनेंगे जिनसे आंसर चुटकियों में आएगा। विदाउट एनी मैकेनिज्म, यस, विदाउट एनी मैकेनिज्म चुटकियों में आंसर आएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। एंड उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, जैसे कि क्लीजन स्किमिट रिएक्शन। एंड एट द एंड मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँगा जो कि आपको उसके सॉल्यूशंस के साथ मिल दूंगा। तो पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है एंड देन आपको सॉल्यूशंस देख करके आप चेक कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, उनके मैं सॉल्यूशंस नहीं दूंगा। एंड देन फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। ओके, हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम जानने से पहले हम उससे पहले समझेंगे एल्डोल रिएक्शन क्या होता है और इसको हम कराते कैसे हैं, मतलब रिएजेंट कौन सा लेते हैं और ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि ये रिएक्शन देते हैं। चलो, तो उसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कार्बोनिल कंपाउंड की केमिस्ट्रीज। तो कार्बोनिल कंपाउंड की 3 केमिस्ट्रीज होती हैं, कौन कौन सी? चलो देखते हैं गाइस। तो लेट्स से मैं ले लेता हूं CH2H C डबल बॉन्ड O एंड हियर हमने ले लिया H, मतलब हमने ले लिया एसिडाल्डिहाइड। ओके ओके, तो अब इसकी हमारे पास 3 केमिस्ट्रीज होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। सबसे पहली केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री ऑफ अल्फा H। अब देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। और इससे अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहीं से हमारी पहली केमिस्ट्री तैयार होती है, केमिस्ट्री ऑफ अल्फा H। ओके, तो सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहला जो रिएक्शन देता है वो देता है केमिस्ट्री ऑफ अल्फा H। और दूसरी जो इसकी केमिस्ट्री होती है वो होती है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं गाइस, वो हम अगली किसी वीडियो में करने वाले हैं। ओके, और तीसरा जो रिएक्शन होता है, तीसरा रिएक्शन क्या होता है? अभी यहाँ पर तो मैंने H बना रखा है जो कि लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है, निकलता ही नहीं है गाइस, निकलता ही नहीं है। तो इसकी जगह पर अभी हम समझने के लिए ले रहे हैं गाइस कोई लिविंग ग्रुप। तीसरी केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब जब आप यहां पर आकर के अटैक कराएंगे किसका? न्यूक्लियोफाइल का, यस, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है ना। कैसे इलेक्ट्रोफिलिक? कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ क्या करता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ घसीटता है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे इस पे अगर ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो इस पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहिता। अच्छा, चाहिता। ओके, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन को दे करके बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूक्लियोफाइल देने के तैयार है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अटैक हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल का, और जब यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा वो हमारा जुड़ जाने वाला है। ये भी हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा मकसद है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अभी हमने अल्फा हाइड्रोजन देखा कि ऐसा कार्बन जो कि कार्बन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा, तो इसकी केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं गाइस, इसको इरेज कर देते हैं। तो मान लेते हैं गाइस, सबसे पहले इसमें हमारा इंटरमीडिएट बनता कौन सा? क्योंकि कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो उसमें हम जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट तो होता ही होता है, अगर इंटरमीडिएट नहीं होता है तो ट्रांजिशन स्टेट जरूर होती है। तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट होता है सबसे पहले वो हमें समझना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं अगेन वही सेम चीज ले रहा हूँ, एसिडाल्डिहाइड, और यहाँ पर हमारे पास एक मैं बहुत अच्छा खासा बेस ले रहा हूँ, बेस, हाँ बेस NaOH ले लेता हूँ। चलो,
ओके, इसमें भी हम पर्टिकुलरली डाइल्यूट NaOH लेंगे, ठीक है ना। कंसेंट्रेटेड वाला अलग होता है, वो कैनिजारो है, वो अगेन किसी और वीडियो में हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो बेस को क्या पसंद है, बेस को तो प्रोटॉन पसंद है। अच्छा, तभी हमने बेस लिया, यस, क्योंकि हमें ये वाला जो प्रोटॉन है, ये जो अल्फा H है, इसको हम एसिडिक H भी कहते हैं, एसिडिक H, हाँ एसिडिक H। तो यहाँ पर OH माइनस क्या करता है, आता है और इस H को ले जाता है निकाल करके। अब जैसे ही इस H को लेकर के जाएगा तो यहाँ पर बनने वाली चीज जो हो जाएगी, हमारे पास CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारे पास था गाइस H, और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ना, जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया है बाहर, बेस ले गया है इसको, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके ऊपर आ गए हैं एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, इस इंटरमीडिएट का नाम है इनोलेट एनायन, इनोलेट एनायन गाइस। ओके ओके, तो ये हमारे पास इनोलेट एनायन होता है। तो इनोलेट एनायन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ओके। और ये रिएक्शन में हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, अब अभी हमने देखा कि ये अल्फा H की केमिस्ट्री है, मतलब एसिडिक H की केमिस्ट्री है, तो हमें बेस चाहिए होगा, और वो बेस भी कैसा चाहिए होगा, डाइल्यूट चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, तो हमने डाइल्यूट लेना है बेस, तो डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम ले सकते हैं, या तो हम, या फिर हम लेट्स से ये भी ले सकते हैं, इवन सोडियम कार्बोनेट ले लो गाइस आप। सोडियम कार्बोनेट क्यों भाई, ये NaOH का दे रहा है, एक्वस ले लो यार, एक्वस ले लो मेरे भाई। तो जब तुम एक्वस लोगे तब तुम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें बनने वाली चीज हो जाएगी, वो मिल जाएगी तुम्हें NaOH, और साथ में बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट तुम्हें मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर NaOH मेरे पास जनरेट हो चुका है ना, एक्वस, तो यही तो मेरे को चाहिए था रिएक्शन को कराने के लिए। तो अगर वो एग्जाम में या फिर किसी भी कहीं पर भी अगर वो क्वेश्चन में लिखता है कि भाई सोडियम कार्बोनेट वो भी एक्वस, तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमसे कराना चाह रहा है, या फिर एल्डोल रिएक्शन कराना चाह रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्यों, हाई टेम्परेचर पर हम इसलिए कराते हैं, सबसे पहले इसमें नाम में हम जाते हैं, नाम में हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें किसी एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, और उनके रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वैसे उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, तो अब अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो हम जानते हैं कि यार हमें तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तभी तो निकलेगा ना। अरे भाई, हाई टेम्परेचर पर ही तो निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब भी हम कराएंगे तो उसमें हमें हीट जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं तो तब नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर नहीं निकल रहा है। वहां पर क्या प्रोडक्ट बनता है, वहां पर हमारे पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। चलो देखते हैं, मैकेनिज्म पर जाते हैं, मैकेनिज्म से और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और रिएजेंट भी वो हमें दे सकता है, जैसे कि K2CO3 एक्वस। अच्छा, लेकिन अगर वो हमें दे देता है Li2CO3 एक्वस, तो एक सेकेंड गाइस, हाँ Li2CO3 एक्वस अगर वो दे देता है तब नहीं कराएंगे रिएक्शन। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेटा नहीं भाई, गाइस, सॉरी गाइस, हाँ ठीक है। तो आप ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, सॉल्युबिलिटी के अंडर। पहले एस ब्लॉक में भी हुआ करता था, लेकिन अब हटा दिया गया है, डिलीट हो चुका है, एस यू नो। चलो तो कोई बात नहीं। तो इसलिए अगर वो ये वाला हमें देता है Li2CO3 अगर वो देता है एक्वस में, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जब ये सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है तो ये LiOH वोल्टेज देगा कैसे, बेस ही नहीं बनाएगा ना, सिंपल बात है, बेस ही नहीं बनाएगा तो रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हमें समझने वाली बात थी। अब आगे चलते हैं गाइस, अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, और उसी से हम जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, या फिर एक काम करते हैं गाइस, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, यहां पर हमने दिया था डाइल्यूट Na
OH, ओके, और यहां पर हमारे पास बना क्या था, इनोलेट, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर H, ओके। तो ये हमारे पास था इनोलेट एनायन। अब हम क्या करेंगे ना, अभी हम वैसे तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल वाला पढ़ रहे हैं जिसको हम सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेम ही मॉलिक्यूल लेते हैं, सेम तरह का मॉलिक्यूल लेते हैं, एक से ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगा ना। अभी हम देखेंगे, ये इनोलेट मैंने बना दिया इस वाले मॉलिक्यूल का, अब मैं ऐसा ही मॉलिक्यूल, एसिड एल्डिहाइड जिसको हमने कहा है, ऐसा ही मॉलिक्यूल अब मैं अगर यहां पर ले लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर आकर के अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, हमें पता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देख सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, बॉन्ड मेरा ऊपर की तरफ टूटेगा गाइस, इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम एक काम करते हैं गाइस, यहां पर बना देते हैं, ओके। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 था मेरे पास, यहाँ पर CH3 था, अब यहाँ पर जब बॉन्ड मेरे ऊपर की तरफ टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साथ में हमारे पास CH2 ने अटैक करा था ना, तो यहाँ पर मेरे पास CH2 जुड़ जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, नीचे हाइड्रोजन अलग से बना देते हैं, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, तो अब जब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। और अब आगे क्या करेंगे गाइस, अब आगे कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली ले लेना है H प्लस, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट कर ले और यहाँ पर OH आ जाए, और जब हमारे पास OH इधर आ जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास ये हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पर OH प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पर CH है, यहाँ पर H अभी हम ऐसे बना देते हैं गाइस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ये H है। तो ये जो है ये हमारे पास एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, अभी हमने एल्डोल रिएक्शन को देखा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, देखो सबसे पहले इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन है और इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला जो कार्बन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। और अगर ये बीटा कार्बन है तो इससे से जुड़ा हुआ जो हमारे पास है वो OH ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बीटा पोजीशन पर हमारे पास OH ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये जो है ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन इसके बाद हम देखेंगे, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो लेट्स इरेज इट। तो अभी हम इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद वाला हम रिएक्शन देखेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो हम समझ ही चुके हैं कैसे हम इनोलेट एनायन इसमें बनाते हैं, जो कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली, ठीक है। अभी हम ये भी सीखेंगे कि हमने इसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोला क्यों है और हम हाई टेम्परेचर ले क्यों रहे हैं गाइस, ये भी हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझ रहे होंगे गाइस। तो ये हमने इरेज कर देते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ये जो है हमारे पास दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन गाइस, ओके। अब इसके बाद हम आगे और लेंगे, क्या लेंगे गाइस, हम लेंगे NaOH और साथ में हम हीट ले लेंगे, हीट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से हमने बेस लिया है और अब की बार हमने हीट भी दिया है, तो अब जो OH माइनस आएगा ना, ये इस वाले प्रोटॉन को मतलब अल्फा H को ही ग्रैब कर लेगा, यहां से निकाल करके ले जाएगा, अच्छा। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, और जैसे इधर की तरफ शिफ्ट होंगे अब इस कार्बन के पास हमारे पास इस कार्बन के पास
एक सेकेंड, एक हाइड्रोजन भी है इसके पास। अब इसके पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर इसके पास 5 बॉन्ड बच जाएंगे तो अब ये OH को निकलना जरूरी होगा। अब यहाँ से हमने H निकाला, यहाँ से हमने OH निकाला, तो हमारा इनडायरेक्टली यहाँ से वाटर बाहर निकल चुका है। अच्छा, तभी हमने हीट किया था, हाँ, तभी हमने इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहा, हाँ। तो मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही हम देख सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन को होते हुए, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर CH3 था पहले से, ओके, और यहाँ से हमारे पास OH निकल चुका है, और यहाँ पर जब हमारा H निकला तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे शिफ्ट हुए, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन अभी भी स्टिल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। अच्छा, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे क्या? देखो, ये वाला जो कार्बन है कार्बन कार्बन है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से भी जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं शब्द, हाँ, मतलब उनमें ही तो होते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड गाइस, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, और अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में, तो अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, कार्बोनिल गाइस कंपाउंड। ये किसका प्रोडक्ट है? ये हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, एक सेकेंड, रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। और हाँ, अब इस रिएक्शन की एक और खास बात है। क्या खास बात है? इस रिएक्शन की एक खास बात है कि हम इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को फॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे? कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैसे फॉर्म करते हैं? देखो, यहां पर क्या हुआ है आपका, डबल बॉन्ड पहले नहीं था ना, नहीं था, और यहां पर हमने देखा, और या फिर हम यहां पर भी समझ सकते हैं कि जब इनिशियली जब हमने यहाँ पर अटैक कराया था ना इनोलेट का, जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक कराया था दूसरे वाले पर, तो हमने पाया था कि वहां पर उसने उस कार्बन पर, उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करा था, उस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करा था। तो वहां पर हमने देखा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा बना था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में, हाँ, और डिटेल में इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि क्लेमेंसन-स्किमिट रिएक्शन क्या होता है। नाम सुन के डर लगता है, लेकिन बहुत आसान है, ट्रस्ट में, बहुत आसान है। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी 3 तरीके के होते हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे गाइस। लेट मी रेज इट एंड देन वी विल एंजॉय। एंड एक और मस्त बात है कि मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक भी बता रहा हूँ, ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप बस वो यूज करोगे ना, आपको मैकेनिज्म पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, एल्डोल रिएक्शन में थोड़ा सा हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में नहीं पड़ेगी जरूरत। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाएंगे सिर्फ उस ट्रिक से, एंड बहुत आसान होगा वो। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को ये रिएक्शन बड़ा डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्यों। इट्स इजी वंस यू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट, वंस यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, इट बिकम्स रियली इजी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, चलिए। तो 1, 2 और ये 3। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल जैसे कि अभी भी हमने वही पढ़ा था, सिंपल मैकेनिज्म हमने देख लिया, सिंपल का ही देखा है वो हमने। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में सेम तरह का मॉलिक्यूल होता है, मतलब जैसे मैंने 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिए, या फिर मैंने 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल ले लिए, या फिर मैंने 2 प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल ले लिए, मेरी इच्छा है, लेकिन मैं जो मॉलिक्यूल लूंगा वो सिमिलर ही लूंगा, ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरा रिएक्शन जो होता है दैट इज क्रॉस एल्डोल। इसको मिक्स्ड एल्डोल भी कहते हैं। अच्छा, तो मिक्स्ड एल्डोल क्यों कहते हैं इसको?
जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड है, मतलब कि एक तरह का रिएक्टेंट नहीं लेंगे हम यहाँ पर, मतलब एक तरह का कार्बन कंपाउंड नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने एक एसीटोन ले लिया, एक मैंने प्रोपेनॉल ले लिया, एक मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एक मैंने एसीटोन ले लिया, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, बस सिमिलर है तो फिर वो सिंपल है, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, यस इंट्रामोलिकुलर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इंट्रा मतलब होता है विदिन, हाँ विदिन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे। कंपाउंड नहीं बोल रहा मैं ग्रुप्स बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही तो कंपाउंड है ना, उसी में दो होंगे और उनके बीच में हमारे पास हो रहा होगा रिएक्शन और हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा होगा। इंट्रामोलिकुलर, ओके, यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है हमारे पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो सिंपल का तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, हाँ अब हम क्रॉस का देखेंगे, लेकिन उसको हम देखने से पहले अभी हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। की पॉइंट्स, यस की पॉइंट्स, जो कि आपको आपके लिए रिएक्शन बहुत सिंपल कर देंगे, बहुत सिंपल, लिटरली बहुत सिंपल। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो की पॉइंट क्या है गाइस? की पॉइंट ये है, सबसे पहला की पॉइंट, दो की पॉइंट मिलेंगे बस खत्म, एक एल्डोल के लिए एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, पूरा रिएक्शन खत्म पूरा। तो सबसे पहला की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट है एल्डोल रिएक्शन के लिए, एल्डोल रिएक्शन के लिए। एल्डोल रिएक्शन में क्या करना है हमें? देखो हिंदी में लिखते हैं, चलो, हाँ, एक का एनायन बनाना है और दूसरे वाले पर भिड़ा देना है, मतलब कि एक काम करो, आप एक काम करो, छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का जो एनायन है वो छोटे वाले पर अटैक करा दो, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, बड़े वाले का, guys don't mind my handwriting, it's not good but my concepts are good, so focus on that. So बड़े वाले का एनायन बनाएंगे गाइस, बड़े वाले का एनायन बनाओ और छोटे वाले पर अटैक कराओ। ठीक है, तो ये हम देखने वाले एल्डोल रिएक्शन में, ठीक है। इससे तो हमारी बहुत आसान हो जाने वाली है। अच्छा, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं की पॉइंट्स, बाद में हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि हम कैसे की पॉइंट को असली रिएक्शन में अप्लाई करने वाले हैं। अब हम देखेंगे सेकंड की पॉइंट। सेकंड की पॉइंट हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं गाइस, क्यों बार बार बड़ा बड़ा लिखें। हाँ, तो की पॉइंट में हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए जानेंगे कि हम छोटे वाले का जो ऑक्सीजन है उसको हम बड़े वाले के अल्फा से भिड़ा लेंगे। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, एग्जांपल्स देखेंगे, अभी लिख लेंगे, अभी सिर्फ लिखते हैं गाइस, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। सो छोटे वाले का ऑक्सीजन बड़े वाले के अल्फा एच से भिड़ा लो। अच्छा, हाँ चलो, आई होप आपने लिख ली होगी ट्रिक। अब हम रिएक्शन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलो एल्डोल कंडेंसेशन पे चलते हैं, क्योंकि जगह कम है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, एसिडाल्डिहाइड ले लिया एक मैंने, ओके। और हम दूसरा क्या ले लेते हैं? हम दूसरा लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, मतलब एक हमने एसीटोन ले लिया, एक हमने एसिडाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब ये जो बड़ा वाला है, अभी मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को बता रहा हूँ,
तो ये जो छोटे वाले का जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, इसको हम इसके अल्फा से भिड़ा लेंगे। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और इससे जो जुड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम अभी ऐसे दिखा रहे हैं गाइस। ओके ओके, तो यहां से हमने क्या करा है, इसके ऑक्सीजन को, छोटे वाले के ऑक्सीजन को, ये छोटा है गाइस, दिस इज छोटा, दिस इज बड़ा, बड़े वाले के अल्फा इससे बिठा लेंगे और एट दी एंड हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3। यहाँ पर देखो CH3 है। अब इस वाले कार्बन को हम लिखेंगे और इस वाले कार्बन को जब हम लिख रहे हैं तो अभी हमने देखा यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देंगे और ये CH, इसको हम, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर CH आ जाएगा गाइस और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन चुका है। दैट्स इट, नो मैकेनिज्म, नो नीड टू राइट द डिटेल मैकेनिज्म। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया है कि क्रॉस या फिर मिक्स एल्डोल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल लिए हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे पास हो गया कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि एल्डोल रिएक्शन की जो ट्रिक है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए ये पूरा हम इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है। अब हम एल्डोल रिएक्शन को देखेंगे। तो एल्डोल रिएक्शन में हमने क्या लिखा था, एल्डोल रिएक्शन में हमने लिखा था कि हमने देखा था कि जो बड़े वाले का जो एनायन बनाएंगे और छोटे वाले पर अटैक करा देंगे। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि इजी होगा उसको समझने के लिए हमारे लिए। जैसे कि मैं CH3 एसिडल्डिहाइड, अगेन मैं वही ले रहा हूँ। एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे। ओके, तो एक हमने क्या ले लिया गाइस, CH3 C डबल बॉन्ड H, और एक मैं ले रहा हूँ CH3 एसिडोन, वही जो बड़ा मॉलिक्यूल था हमारे पास। अच्छा, तो इसका हमें एनायन बनाना है। हाँ, इसका हमें एनायन बनाना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एल्डोल रिएक्शन को, इसकी जो ट्रिक है इसके पीछे भी लॉजिक है एक, ऐसे ही नहीं है कुछ भी मतलब ट्रिक बना दी, नहीं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ है या फिर आप पढ़ेंगे आगे जाकर के कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि हम उस कार्बन पर अटैक कराते हैं, उस पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा देखी जाती है जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है। मतलब छोटा वाला, हाँ, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले पर अटैक करा रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी तो इनोलेट हम बना रहे हैं ना, बड़े वाले के इनोलेट बना रहे हैं, बड़े वाले के नायन बना रहे हैं और छोटे वाले पर अटैक करा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। मतलब छोटे वाले पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसीलिए उस पर रिएक्शन हो रहा है। हाँ, यही इस ट्रिक के पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहां से हम एक H को निकाल देंगे गाइस। अब हमें पता है कि वो कैसे निकला था, अब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बेस आएगा, हटाएगा, निकाल देगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पर अटैक करा देंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम इसको अटैक कराएंगे तो बॉन्ड मेरा फिर से ऊपर की तरफ टूटेगा। अब जब इसकी तरफ टूटेगा तो हम पाएंगे कि देखो, सबसे पहले जब भी आप ऐसे करते हो ना कि जब आप जिसके ऊपर अटैक करा रहे हो तो उसको पहले लिख लिया करो, जिस पर अटैक करा रहे हो उसको पहले लिख लिया करो। जैसे यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर हमारे पास CH3 था, अब यहाँ पर C और यहाँ पर O नेगेटिव है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर OH, क्योंकि हमें पता है कि हम प्रोटॉन बाद में लाएंगे बाहर से, और यहाँ पर मेरे पास H है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास CH2 है, क्योंकि यही इसीलिए तो अटैक करा था ना इस कार्बन पर, तो इससे से ये डायरेक्टली जुड़ेगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारे पास बन रहा है और इससे से CH2 से हमारे पास जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड और CH3, तो इसको एज इट इज लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या बना नहीं हमारे पास, ये क्या है, अल्फा कार्बन, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये क्या है, बीटा कार्बन, और हमारे को पता है कि भाई एल्डोल रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे ट्रिक से हमें आसानी से आंसर मिल गया। नहीं तो हम सोचते हैं कि यार किसका एनायन बनाऊं, किसका क्या करूं। देखो, ऐसा नहीं है कि इसका जो एनायन इसका नहीं बन रहा होगा और इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होगा। जब हम रिएक्शन में लेते हैं ना तो हम बहुत मतलब दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक एक मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, नहीं, हम पूरा का पूरा वो जो लिक्विड है, एल्डिहाइड मैंने जैसे कि यहाँ पर एसिडल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर एसिडोन ले लिया, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, मिलियंस में बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका भी एनायन बनता है
और इस पर भी अटैक होता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। बाकी उसको भी लिख सकते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर हम ये दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हम ये दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना होता है, माइनर हो चाहे मेजर हो। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पर हमें पूछता है कि कितने प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको मैं बोल देता हूँ Q। तो एक हमारे पास हो सकता है कि यार P का एनायन बनाओ, इस पर अटैक करा दो, तो एक तो PQ वाला प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास बन जाएगा। अब दूसरा हो सकता है कि जो कि अभी हमने बनाया ये QP प्रोडक्ट है गाइस, क्योंकि हमने Q का एनायन बनाया और P पर अटैक कराया, तो एक हमारे पास QP प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा तो ये भी तो हो सकता है ना कि यार इसका ही एनायन बने और इसी पर ही रिएक्शन हो जाए रिएक्शन मीडियम में, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो एक प्रोबेबिलिटी है ना गाइस। अब इसकी चांसेस कम है, क्यों कम है? क्योंकि यार ये माइनर है, ये वाला जो मेजर है, ये वाला मेजर है। मेजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पीपी प्रोडक्ट हमारा बन जाए, इसका एनायन इसी पे अटैक हो जाए, या फिर इसका एनायन इसी पे ही अटैक कर दे, इसी के जैसे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, तो क्यूक्यू प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब हमारे पास इन टोटल 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। 4 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, ओके। तो हमने ट्रिक को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन को समझेंगे। इंट्रामोलिकुलर, यस, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। चलो तो इसको इरेज करते हैं फटाफट से गाइस। अब तो हमें ट्रिक भी समझ आ गई है। इसके ही आगे हम फिर हीट करके H को निकाल करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी बना सकते थे। तो बस एक बार मैकेनिज्म समझो, या फिर मैकेनिज्म नहीं भी तो कम से कम एल्डोल रिएक्शन भी तो समझना ही पड़ेगा। चलो की पॉइंट को भी आपने लिख लिया होगा गाइस, इसको भी रेस कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, और मजेदार बात यह है कि उसी में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी रिएक्शन होता क्या है इसको हम समझेंगे गाइस। देखो, इंट्रामोलिकुलर मतलब मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 1 2 3 4 CH2 5 6 कार्बन हो चुके हैं गाइस। एक काम करते हैं, इसके अल्फा से उसको भिड़ा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सही है। और यहाँ पर हम बना देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि सेम ही मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड नहीं बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि एक ही तो कंपाउंड है ना, तो इसलिए हम ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे हीट और NaOH ले लेता हूँ। हाँ, एक और बात, इसमें हम सिर्फ NaOH नहीं, इसमें हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्योंकि वो भी तो बेस ही है ना गाइस, वो भी तो बेस ही है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हीट ले लो, या फिर एक काम करो आप सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, CSOH, और हीट ले लो गाइस, तो ये भी सही है। तो कुछ भी दे सकता है, वो बेस होना चाहिए बेसिकली। और बेस में भी हम डाइल्यूट लेंगे। ठीक है, डाइल्यूट लेंगे। कंसेंट्रेटेड आता है तो समझ जाना कि भाई वो कैनिजारो है, डाइल्यूट है तो फिर समझ जाना हम एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन या फिर एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर हीट लिया है तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो, इसको मैं लेट से बोल देता हूं 1 2 3 4 5 6। ओके, या फिर एक काम करते हैं, एक कार्बन को कम कर देते हैं। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड लिखते हैं, एक कार्बन को कम कर देते हैं इसमें। CH3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ, अब देखो अल्फा कार्बन तो तुम्हारे पास ये भी है, और अल्फा कार्बन तो तुम्हारे पास ये भी है। हाँ, देखो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं इसको, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं,
अभी मैंने इसको IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करी है, मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर में हम देखेंगे कि जो अगर हमारे पास एक 7 की रिंग बन रही है, एक 7 कार्बन की रिंग बन रही है और एक 6 कार्बन की रिंग बन रही है, तो हम 6 कार्बन की रिंग को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, और अगर हमारे पास एक 5 कार्बन की रिंग बन रही है और एक 7 कार्बन की रिंग बन रही है, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, तो दोनों ही सही है। लेकिन अगर 6 कार्बन की बन रही है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं 1 2 3 4 5, अगर मैं इसका जो ऑक्सीजन है इसके अल्फा एच से भिड़ा लूं, अब अल्फा एच ये भी है, अल्फा एच ये भी है, इस अल्फा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है अल्फा एच है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 की रिंग बनेगी, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 4 की रिंग बनेगी, मैं बनाकर भी दिखा दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन के ऑक्सीजन को अगर मैं इसके अल्फा एच से भिड़ा लूं, इस वाले अल्फा एच से, तो मेरे पास 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होगी। बहुत बढ़िया, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर CH2 लिख लेते हैं, यहाँ पर H लिख लेते हैं। इसके ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर इसके साथ भिड़ा लिया, और जैसे ही हमने इसके साथ भिड़ा लिया तो हमें देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले हम 6 की रिंग बना देंगे। सिंपल, कुछ मत करो, 6 की रिंग बना दो। ठीक है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, और यहां पर कार्बन ग्रुप भी है। किस कार्बन पर है? 5th कार्बन पर है। ठीक है, तो 5th कार्बन 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन है, इस पर C डबल बॉन्ड O बना देंगे गाइस। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड भी आएगा। डबल बॉन्ड कहां पर आएगा? पहले कार्बन पर आएगा, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। सही है ना? हाँ सही है। चलो तो आगे चलेंगे इस, बस इतना सही सिंपल है। अब चलो मैं 4 कार्बन वाला भी बना के दिखाई देता हूँ। 4 की रिंग बना दी, 4 की रिंग बना दी, और यहाँ पर पहले और चौथे कार्बन के बीच में पहला है और चौथा कार्बन है। यहाँ पर मैं पहले और छठे कार्बन के बीच में बनाया था डबल बॉन्ड, पहला और छठा कार्बन पे। 5th कार्बन में मेरे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पहले और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ पर हमारे पास अब ये 4th कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 गाइस। ठीक है, तो ये वाली चीज, और एक और बात, यहाँ पर पहले कार्बन से CH3 भी है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है 4 कार्बन का बन रहा है जो कि काफी अनस्टेबल है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। सो ये हो गया हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एट द एंड अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं ट्रिक के बेसिस पर, या फिर कंसेप्ट से भी जा सकते हैं। कंसेप्ट से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी ट्रिक तो है ही हमारे पास। बहुत बढ़िया। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे क्लेजन-स्किमिट रिएक्शन। तो क्लेजन-स्किमिट रिएक्शन होता क्या है? चलो लिखते हैं C क्लेजन-स्किमिट रिएक्शन। नाम से ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन है नहीं, बस नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड reacts with aliphatic aldehyde, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं, यहां पर एक वन भी ऐड कर देते हैं गाइस। सो व्हेन एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो उस रिएक्शन को हम क्लेमेंसन-स्किमिट रिएक्शन कहते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कुछ इस प्रकार का होता है गाइस।
अब बेंजिल एल्डिहाइड के साथ हम क्या लेंगे, देखो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। अब मैं इसके साथ एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लूंगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन सा लूंगा मैं, लेट्स से मैं ले लेता हूं एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब हमें पता है कि यार एक का ऑक्सीजन और एक का अल्फा H। अब यहाँ पर तो कोई भी अल्फा H नहीं है इस वाले एरोमेटिक पर, हमारे पास अल्फा H इस पर है, तो हम इसका अल्फा H इसके ऑक्सीजन के साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करा रहे हैं ना, अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे हैं। मैं NaOH ले रहा हूँ बेस और हीट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इसके अल्फा से भिड़ा लेंगे और जैसे ही हम इसका भिड़ाएंगे तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का होगा गाइस। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड कार्बन, फिर उसके ऊपर इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि कार्बोनिल है गाइस। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे रेजोनेंस भी चल रहा है। यहाँ पर पूरे बेंजीन के मॉलिक्यूल में तो चल ही रहे हैं, और साथ में यहाँ से यहाँ बेंजीन ये भी फिनाइल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट मेरा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लेमेंसन्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बस इतना ही था। हाँ बस इतना ही था, यही नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स केमिकल रिएक्शन। तो गाइस अब मैं कुछ क्वेश्चन को एट द एंड लगाऊंगा और उनको आपको आंसर करना है, एंड देन मैं एट द एंड उनकी सॉल्यूशंस भी दूंगा। ठीक है, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो ऑल योर आंसर्स। like, share, comment and yeah, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।